10 मई 2025। ये पर्वतारोही वॉशिंगटन के नॉर्थ कैस्केड्स में 6100 फीट की ऊंचाई पर अपनी आंखें खोलता है। उसे इसका पता नहीं है, लेकिन वो ठंडी जमा देने वाली बर्फ में 3 घंटे 30 मिनट तक बेहोश रहा है। उसकी खोपड़ी में दरार है, पसलियां टूटी हैं और कानों से तरल निकल रहा है। वह ऊपर देखता है और अपने साथियों के शवों को रस्सियों में उलझा, उनके हेलमेट और उपकरण बिखरे देखता है। एक ने सुबह निकलने से पहले पत्नी से कहा था कि वो उससे प्यार करता है। वो नाम पुकारता है पर जवाब नहीं मिलता। इसके बाद जो हुआ वो लगभग अविश्वसनीय है। एक्सट्रीम में आपका स्वागत है। 10 मई 2025 को 4 दोस्त वॉशिंगटन के नॉर्थ कैस्केड्स में SR-20 के पास एक पार्किंग क्षेत्र से सुबह लगभग 6-10 बजे निकले। उस दिन उनका लक्ष्य नॉर्थ अर्ली विंटर स्पायर था, जो समुद्र तल से 7760 फीट ऊंचा एक पर्वत है, जिसकी घाटी तल से लगभग 1000 फीट ऊंची तकनीकी चढ़ाई वाली दीवार है। ये मजामा नाम के छोटे शहर से लगभग 16 मील पश्चिम में स्थित है। विष्णु इरिगी रेड्डी एक टीम का नेतृत्व कर रहे थे। 48 वर्षीय विष्णु, जो भारत से है, ने शून्य से करियर शुरू कर वॉशिंगटन के एवरेट में फ्लूक कॉरपोरेशन में इंजीनियरिंग के वाइस प्रेसिडेंट बने। वो एक बेहतरीन टीम लीडर थे जिन्हें पर्वतारोहण बहुत पसंद था और वो ये काम कई सालों से कर रहे थे। उन्होंने अपने काम के सहकर्मियों को पर्वतारोहण के बारे में बहुत कुछ बताया था। जब समूह को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती थी जो रास्ता पढ़ सके, हालात का आकलन कर सके या दबाव में कोई फैसला ले सके, तो वह विष्णु ही थे। अनुभव के मामले में उनके बराबर थे टिम वेन, जो रेंटन, वॉशिंगटन के 63 वर्षीय वियतनामी अमेरिकी थे। शांत और भरोसेमंद, उन्हें खुद को जताने की जरूरत नहीं थी। उन्हें पता था क्या करना है। उनके और विष्णु के साथ समूह के पास पर्याप्त पर्वतीय अनुभव था। वे पहले भी कई बार साथ पर्वतारोहण कर चुके थे और पर्वतारोहण सोशल प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय थे। बाकी 2 लोग कम अनुभवी थे, लेकिन शुरुआती नहीं थे। एलेक्स मार्टिनेंको 36 वर्षीय यूक्रेनी प्रवासी थे, जो अपनी पत्नी ओल्गा के साथ एक साझा सपने के तहत प्रशांत उत्तर पश्चिम आए थे। उन्होंने तकनीकी पर्वतारोहण उस शनिवार से करीब 1 साल पहले शुरू किया था। सुबह निकलते वक्त उन्होंने पत्नी से कहा, शुभ रात, मैं तुमसे प्यार करता हूं। और अंत में एंटन टेलिक, 38 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो सिएटल से थे। 13 साल का हाइकिंग अनुभव था, लेकिन रस्सियों के साथ चढ़ाई में अनुभव कम था। लेकिन वो सुरक्षित हाथों में थे, या कम से कम उन्हें ऐसा ही लगा। ये चारों पुरुष पैडल आउटडोर एडवेंचरर्स नामक हाइकिंग क्लाइंबिंग ग्रुप में थे। कागज पर उनके बीच लगभग कुछ भी समान नहीं था। अलग अलग उम्र, अलग अलग देश, अलग अलग करियर। लेकिन आप जानते हैं कि कुछ दोस्तों के ग्रुप में कैसा होता है। आप मिलते हैं और कहीं ना कहीं रास्ते में उम्र और पृष्ठभूमि का फर्क जैसे मायने रखना बंद कर देता है। यही तो था ये सब। वे लोग वीकेंड्स पर मिलते थे ताकि काम, जिंदगी और जिम्मेदारियां भूलकर बस साथ समय बिता सकें। उन्होंने लोकल क्लाइम्स की थीं, धीरे धीरे मुश्किल जगहों पहुंचे और वो भरोसा बनाया जो दीवार पर रस्सी से बंधकर ही बनता है। ये क्लाइंब सिर्फ एक वीकेंड ट्रिप थी, जिसमें वे रोजमर्रा की भागदौड़ से थोड़ा अलग हो सकें, आपस में बातें कर सकें और एक नए रूट पर चढ़ सकें। उन्होंने शनिवार इसलिए चुना ताकि वे शाम तक घर लौटकर रविवार को परिवार के साथ मदर्स डे मना सकें। सुबह 6-10 बजे उन्होंने बैकपैक पहनकर अंधेरे में चढ़ाई शुरू की। पहाड़ समुद्र तल से 7760 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, लेकिन वे पूरी ऊंचाई सीधी चढ़ाई नहीं कर रहे थे। रास्ता एक बर्फीली घाटी से कठिन खड़ी चढ़ाई के साथ शुरू होता है, सिर्फ पहाड़ की तलहटी तक पहुंचने के लिए। असली चढ़ाई वहीं से शुरू होती है, जिसे अर्ली विंटर कूलवार कहते हैं। ये बर्फ और चट्टानों की एक तीखी, सकरी नाली है जो सीधे इस विशाल 1100 फुट ऊंची खड़ी दीवार पर ऊपर जाती है, सीधे शिखर तक। उस दिन योजना थी कि दीवार को 2 रस्सी टीमों से चढ़ा जाए। हर टीम एक साथ बंधी हुई आगे बढ़ती, जिसमें एक व्यक्ति आगे बढ़ता जबकि दूसरा रस्सी पकड़ता, ताकि अगर कोई फिसल जाए तो उसका साथी तुरंत उसे पकड़ ले। चढ़ाई शुरू होने से पहले ही समूह को कई जरूरी समस्याओं से निपटना था। एक पर्वतारोही सही पर्वतारोहण जूतों की जगह अल्पाइन टूरिंग स्की बूट्स पहन कर आ गया था। ये वैसे है जैसे कोई मैराथन में टेनिस शूज पहन ले।
एक और व्यक्ति के पास ऊपर की ठंड के लिए पर्याप्त जैकेट नहीं थी। ये छोटी समस्याएं थीं, इसलिए उन्होंने सूरज निकलकर बर्फ को गर्म करने से पहले जल्दी चढ़ाई करने का फैसला किया। अगर वे जल्दी लौट आएं तो ये बातें मायने नहीं रखेंगी। लेकिन उस दिन पहाड़ पर चढ़ाई के लिए शायद सबसे बुरा दिन था जिसे आप जल्दी चढ़ाई के लिए चुन सकते थे। देखिए, इस रास्ते के लिए गाइडबुक में खास चेतावनी है। गर्म मौसम में इस रास्ते पर कोशिश नहीं करनी चाहिए। फ्रीजिंग लेवल 5000 फीट से नीचे ही रहना चाहिए। इस पूरे रास्ते की सफलता ठंडी जमी हुई बर्फ पर निर्भर करती है, ताकि आपके क्रैम्पॉन टिक सकें और जमी हुई बर्फ में मेटल एंकर लग सकें, जिससे आप अपनी रस्सी क्लिप कर सकें। फ्रीजिंग से ऊपर तापमान होने पर बर्फ नर्म व गीली हो जाती है, बर्फ कमजोर हो जाती है और एंकर यानी वो हार्डवेयर जिन पर आपकी जान टिकी होती है, वे भरोसेमंद नहीं रहते। दुर्भाग्यवश 10 मई 2025 एक गर्म दिन था। उस ऊंचाई पर आखिरी बार शून्य से नीचे तापमान 55 घंटे पहले था। पिछली दोपहर को तापमान 53 डिग्री तक पहुंच गया था और चढ़ाई के दौरान पूरे दिन तापमान 40 से 45 डिग्री के बीच रहा। इसलिए उनके जूतों के नीचे बर्फ नरम गीली थी, चट्टानें टपकते पानी से फिसलन भरी थीं और जो आइस स्क्रू वे ठोस जमी बर्फ में एंकर बनाने लाए थे, वे आधी चढ़ाई में ही गीली बर्फ से बाहर निकल रहे थे। 10 मई दोपहर तक चारों आदमी जहां पहुंचने की उन्होंने योजना बनाई थी से काफी दूर थे। नरम बर्फ और गीली चट्टानों ने उनकी रफ्तार बहुत धीमी कर दी थी और 6 घंटे की चढ़ाई के बाद भी शिखर कहीं नजर नहीं आ रहा था। ये गंभीर समस्या थी, क्योंकि ऐसी चढ़ाई के लिए वापसी का समय दोपहर 12 से 1 बजे तक होता है, क्योंकि सुबह की ठंड पहाड़ की बर्फ को मजबूत और एंकरों को ठोस बनाए रखती है, लेकिन दोपहर में गर्मी आती है और गर्मी बर्फ को पिघला देती है, जिसका मतलब है कि नीचे उतरना काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। लेकिन एंटन और बाकी लोग चढ़ाई करते रहे। सच में मुझे वजह नहीं पता। उस पहाड़ पर घंटों बिताने के बाद जब चोटी पास थी, लौटना अब तक किए प्रयासों से विश्वासघात जैसा लगता था। और सच कहूं तो जब आप उस पल के जोश में होते हैं तो जोखिम उठाना बहुत आसान लगता है। आप बस सिर झुका लेते हैं और खुद से कहते हैं, अरे ये तो पोते पोतियों को सुनाने के लिए एक शानदार कहानी बनेगी। घंटों वे कूलवार पर चढ़ते रहे। इसे समझाना मुश्किल है, लेकिन उस भव्य पहाड़ी सन्नाटे में एक बहुत खास तरह की शांति महसूस होती है। बाकी दुनिया बस ओझल हो जाती है। आप ना तो काम के बारे में सोच रहे होते हैं और ना ही रोजमर्रा की जिंदगी के तनाव के बारे में। उस पहाड़ पर बस एक ही आवाज थी, बर्फ पर क्रैम्पॉन की चरमराहट और ऊपर चढ़ते हुए उनकी सांसों की लय। शाम 5:30 बजे तक 11 घंटे की हाइकिंग और चढ़ाई के बाद वे आखिरकार खुद को लगभग 7400 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक विश्राम स्थल नौच तक ले आए। उन्होंने उस दीवार के करीब 900 फीट हिस्से को पार कर लिया था। वास्तविक शिखर जिसे वे छूना चाहते थे, उनके ठीक ऊपर सिर्फ 200 फीट की ऊंचाई पर था। वो दूरी सुनने में कुछ नहीं लगती, है ना? ये एक शहर की गली से भी छोटी है, लेकिन तकनीकी अल्पाइन चढ़ाई में वो आखिरी 200 फीट उस दिन की सबसे कठिन चढ़ाई होती, क्योंकि वे पूरी तरह से एक खुले सीधी दीवार पर उजागर होते। नीचे बस हवा थी और वही ठंडी बर्फीली नाली थी जिससे वे अभी ऊपर आए थे। गर्म गीले हालात में थकी हुई बाहों और नर्म बर्फ के साथ जिसमें क्रैम्पॉन ठीक से नहीं टिकता, उन 200 फीट को पार करने में आसानी से 2 या 3 घंटे और लग सकते थे। लेकिन उनके पास 2 या 3 घंटे नहीं थे। हल्की बर्फ गिर रही थी, दिन की रोशनी खत्म हो रही थी और उन्हें घर जाकर मदर्स डे का अपना वादा निभाना था। आप नहीं चाहेंगे कि अंधेरा होने के बाद कठिन अल्पाइन रास्ते से उतरें। विष्णु इतने अनुभवी थे कि ऐसी गलती नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने चोटी तक पहुंचे बिना ही लौटने का निर्णय लिया, क्योंकि आखिरकार अगर आप नीचे सुरक्षित नहीं लौटे तो चोटी तक पहुंचना कोई मायने नहीं रखता। वे चाहते थे कि वे अपने पोते पोतियों को यह कहानी सुना सकें। उनके पास नीचे जाने के 2 तरीके थे। वे पहाड़ के पश्चिमी तरफ यानी पहाड़ की पिछली ओर जा सकते थे, जहां पहले पर्वतारोहियों ने बोल्ट और फिक्स्ड एंकर स्टेशन लगाए थे। पहले से बनी सीढ़ी पकड़ना, क्लिप लगाना, नीचे उतरना, अगला स्टेशन ढूंढना,
फिर क्लिप लगाकर नीचे तक जाना, या फिर वे सीधे उसी शुरुआती सर्दी की कूलवार से नीचे जा सकते थे, उसी खड़ी और गीली खड्ड से जिसे चढ़ने में उन्होंने अभी अभी 11 घंटे लगाए थे। ये एक तेज फैसला था। इस चढ़ाई से 2 दिन पहले उन्होंने वास्तव में अपने उतरने के रास्ते पर चर्चा की थी और उन्होंने शुरुआती सर्दी की कूलवार से ही उतरने का फैसला किया था। यह समझना काफी आसान है कि क्यों। वे इलाके को जानते थे और पहले ही देख चुके थे, इसलिए कोई हैरानी नहीं होती। हालांकि नीचे उतरने से पहले उन्होंने समझदारी से काम किया। उन्होंने इनरीच सैटेलाइट कम्युनिकेटर से दोस्त को संदेश भेजा, ये हमारा जीपीएस स्थान है, हम नीचे जा रहे हैं, सिर्फ एहतियात के तौर पर। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। किसी कठिन अल्पाइन रास्ते से नीचे उतरना बस वही रास्ता उल्टा चल लेने जैसा नहीं होता। पर्वतारोही नीचे चलते नहीं बल्कि रैपलिंग करते हैं, और ये ऐसे ही होता है। पर्वतारोही पहले रस्सी को दीवार पर लगे एंकर से गुजारता है, फिर खुद को खुले में पीछे की ओर झुकाकर चट्टान की सतह से नीचे उतारता है और अपनी गति हार्नेस से लगे घर्षण उपकरण से नियंत्रित करता है। जब वे रस्सी के अंत तक पहुंचते हैं तो रुकते हैं, चट्टान में एक जगह ढूंढते हैं और एक नया एंकर बनाते हैं। ऊपर से अपनी रस्सी नीचे खींचते हैं, उसे नए एंकर में डालते हैं और फिर से नीचे उतरना शुरू करते हैं। रैपल दर रैपल, एंकर दर एंकर वे नीचे तक पहुंचते हैं। क्योंकि समय हो चुका था, एंटन और बाकी लोग मिलकर 4 लोगों की एक टीम बन गए। समय कम था। अगर वे 2 टीमों में रहते तो हर जगह 2 एंकर और 2 रस्सियों का प्रबंधन करना पड़ता, जिससे बहुत समय लगता। एक साथ मिलकर सभी 4 पर्वतारोही एक ही रस्सी से नीचे उतर सकते थे और हर जगह एक ही एंकर पॉइंट पर भरोसा कर सकते थे। यह काफी तेज है, लेकिन इसके साथ एक डरावना जोखिम भी जुड़ा हुआ है। आप चारों की जिंदगियां एक ही कमजोर कड़ी पर दांव पर लगा रहे हैं। अगर वह एक एंकर फेल हो जाता है तो सभी उसके साथ नीचे गिर जाएंगे। उन्होंने नीचे उतरना शुरू किया, उसी रस्सियों का इस्तेमाल करते हुए जिनका उन्होंने पहले चढ़ाई के लिए किया था। पहले 3 रैपल्स इतने आसानी से हो गए कि इस समय एंटन शायद घर के सपने देख रहा था। लेकिन चौथे रैपल पर जो पहला पर्वतारोही नीचे उतरा, वो अपनी रस्सी के अंत तक पहुंच गया। चट्टान की दीवार पर कुछ खोजने लगा जिससे वो रस्सी को बांध सके ताकि चढ़ाई जारी रख सके, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। पत्थर पूरी तरह से चिकना था। उन्हें उपकरण बांधने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं मिली। स्लिंग लपेटने की कोई जगह नहीं थी। तीनों में से एक व्यक्ति एंटन के साथ नीचे गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। रिपोर्ट्स में उसका नाम नहीं था, लेकिन संभवतः वह विष्णु था, क्योंकि वही सबसे अनुभवी था। कल्पना कीजिए, अगर आप कर सकते हैं, 2 थके हुए आदमी लगभग अंधेरे में हेडलैम्प्स के साथ खड़े हैं, गीली ग्रेनाइट पर पतली रोशनी डाल रहे हैं, चट्टान की सतह को जल्दी जल्दी दबा और टटोल रहे हैं, कुछ भी ढूंढ रहे हैं, ऐसा कुछ जो रस्सी को थाम सके, क्योंकि हर रैपल के लिए एक एंकर चाहिए, और अगर एंकर नहीं है तो नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है। ठंड उनकी त्वचा में समा गई थी। समय तेजी से निकलता जा रहा था। उन्हें इस पहाड़ के हिस्से से बाहर निकलने का कोई रास्ता चाहिए था। टिम नीचे गया ताकि दीवार के दूसरी तरफ खोज में शामिल हो सके। तभी अंधेरे में उसके हाथ को कुछ जाना पहचाना सा महसूस हुआ। वो एक पिटन था, एक बड़ी धातु की कील जिसे पर्वतारोही एंकर पॉइंट बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इसे अनजान पर्वतारोहियों की टीम ने लगाया और छोड़ दिया। ये पुराना, जर्जर और जंग लगा था। किसी को नहीं पता था कि इसे कब लगाया गया या ये चट्टान में कितना गहरा था। दीवार ने उन्हें जो कुछ भी देने से इनकार कर दिया था। उसके बाद वो जंग लगा हुआ पिटन उनके लिए जैसे जीवनदान जैसा लगा। तो वे चारों उसी जगह पर इकट्ठा हो गए। पिटन की आंख में 2 स्लिंग और एक लॉकिंग करबीनर लगा दी। पहला पर्वतारोही सुरक्षित उतरा, दूसरा भी ऐसे ही नीचे उतर गया। तीसरा चट्टान से नीचे उतर रहा था, तभी ये हुआ। एक पल वह सावधानी से खुद को चट्टान से नीचे उतार रहा था। उसका पूरा वजन रस्सी पर था। तभी पिटन चट्टान से ऐसे निकल गया जैसे कोई ढीला कील अपनी पकड़ खो चुकी जगह से फिसल कर बाहर आ जाए। कोई चेतावनी नहीं थी, और क्योंकि चारों आदमी उसी रस्सी से, उसी एंकर से जुड़े हुए थे, वो बाकी सभी को अपने साथ घसीट ले गया। पल भर में सभी 4 पर्वतारोही
फिसलते, लुढ़कते, हाथ पैर मारते और बर्फ व चट्टानों के बीच 400 से 500 फीट और नीचे गिरते चले गए। वे नीचे उस संकरी चट्टानी नाली में जाकर पूरी तरह रुक गए, जहां वे घंटों सावधानी से चढ़ाई कर रहे थे। फिर सन्नाटा, एकदम भयावह सन्नाटा। करीब रात 10 बजे एंटन की आंखें फड़फड़ाकर खुलीं, और जो पहली चीज उसने महसूस की वो दर्द नहीं थी, वो ठंड थी, लगभग हड्डियों तक उतर जाने वाली ठंड। उसका सिर ऐसे धड़क रहा था जैसे स्लेज हैमर से मार रहे हों। उसने चेहरा छूने को हाथ बढ़ाया, गीला चिपचिपा महसूस हुआ। पसलियों से तेज दर्द पूरे शरीर में दौड़ गया। क्या उसकी टांगें अब भी काम करेंगी? उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उसने अपने दोस्तों को आवाज दी, विष्णु, टिम, एलेक्स, उठो। वो जिन रस्सियों में उलझा हुआ था उन्हें हिलाया। किसी कराह, सांस, गाली, कुछ भी सुनने का इंतजार करता रहा। कुछ भी नहीं था। एंटन एक घायल आदमी था जो अभी अभी एक सुनसान पहाड़ से 400 फीट नीचे गिरा था और अपने तीनों दोस्तों को खो चुका था। हेडलैम्प नहीं था, पास कोई जीवित दोस्त भी नहीं था। वो दुनिया को नहीं बता सकता था कि उसे मदद चाहिए। वो ना तो हवा में लटका था, ना ही किसी समतल सुरक्षित किनारे पर उतरा था। वह गहरे भारी बर्फ की एक खड़ी, फिसलन भरी ढलान पर करवट लेकर लेटा हुआ था। यही चीज उसे पहाड़ से फिसलने से रोक रही थी। वहां पूरी तरह से डरावनी खामोशी थी, क्योंकि वे इस विशाल चट्टानी गली के अंदर फंसे हुए थे। पहाड़ ने हर आवाज को बस निगल लिया था। जब एंटन ने अंधेरे में आवाज लगाई और कोई जवाब नहीं मिला, तो उसे एहसास हुआ कि चाहे वो जितनी भी जोर से चिल्लाए, कोई उसे सुनने वाला नहीं है। कोई गुजरने वाला हाइकर नहीं था, कोई देर रात का पर्वतारोही नहीं था, और हाईवे बहुत दूर था। अगर वह चिल्लाता तो पहाड़ बस उसकी आवाज को निगल जाता। जिंदा रहने को उसके पास एक ही विकल्प था। उसे खुद को किसी तरह से छुड़ाना था, किसी तरह खड़ा होना था और पहाड़ से नीचे उतरना था। अधिकांश लोग ऐसी हालत में होते तो वापस लेट जाते और हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाते, लेकिन एंटन ने जो किया वह लगभग अविश्वसनीय है। वह उठ गया। उसे नहीं पता था पैर साथ देंगे या नहीं, लेकिन बड़ी मुश्किल से साथ दिया। उसने अंधेरे में मलबे में खोज की, जब तक उसे एक छोटी कुल्हाड़ी जैसी धातु की पिक नहीं मिल गई, जो जमीन में गाड़ने के लिए थी। ये एक हाथ में पकड़ा जाने वाला नुकीला औजार था, जिससे वो सख्त बर्फ में मारकर खुद को आगे बढ़ा सकता था। उसने उस औजार को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और उसके पास सिर्फ गुरुत्वाकर्षण और अपने शरीर की बची खुची इच्छा शक्ति के अलावा कुछ भी नहीं था। एंटन ने आगे बढ़ना शुरू किया। जहां वह गिरा वह चिन्हित रास्ता नहीं था, वहां कोई निशान या रोशनी नहीं थी। ये अनगर पहाड़ी इलाका था, जहां खड़ी बर्फ ढीले पत्थरों में बदल रही थी और फिर से खड़ी बर्फ में बदल जाती थी। याद रखिए, रात के 10 बजे थे, तो चारों तरफ पूरी तरह अंधेरा था। उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि वो कहां हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह यकीन था कि सड़क नीचे है। नीचे की ओर चलते रहो और आखिरकार पहाड़ घाटी की सतह की ओर खुल जाएगा, जहां SR-20 गुजरती है। उन्होंने दिशा तय करने की कोशिश नहीं की, सिर्फ उसी कठोर तर्क का पालन किया। पर आपको इस पहाड़ पर उनकी असली स्थिति की कल्पना करनी होगी। वो बस खड़े होकर चल नहीं सकते थे। ढलान बहुत ज्यादा तीखी थी और उनका शरीर बहुत ज्यादा टूटा हुआ था। उनके पास उतरने की रस्सी नहीं थी। इसके बजाय उन्हें पहाड़ का सामना करना पड़ा। अपनी छाती को बर्फ में दबाकर रखना पड़ा, ताकि उनका गुरुत्वाकर्षण केंद्र जितना हो सके नीचे रहे। उन्होंने मलबे में मिला बर्फ काटने वाला औजार इस्तेमाल करके लगभग उल्टा रेंगते हुए उस संकरी बर्फीली नाली से नीचे उतरना शुरू किया। वह नुकीली धातु की नोक को अपने ऊपर की बर्फ में घुसाते, अपने जूते कुछ इंच नीचे रखते, अपना वजन जांचते, फिर औजार को निकालकर यही प्रक्रिया बार बार दोहराते हुए नीचे उतरते जाते। जब बर्फ खत्म हुई और पहाड़ समतल होकर उस हिस्से तक पहुंचा जहां से पेड़ शुरू होते हैं, तब भी यह आसान नहीं था। चलने का रास्ता नहीं था। उसे खुद को नुकीले ढीले पत्थरों के ऊपर घसीटना पड़ा और घने भारी झाड़ियों और गिरे हुए पेड़ों के बीच अंधाधुंध लड़खड़ाते हुए गुजरना पड़ा। उसने पूरी रात उस इलाके में संघर्ष किया। करीब सुबह 7 बजे रविवार को उसने आखिरकार पेड़ों के बीच से गुजरती हुई SR-20 की सपाट धूसर पट्टी देखी। उसे अभी ये पता नहीं था,
लेकिन उन 8 घंटों में उसने लगभग 3/4 मील लंबे उस दुर्गम पहाड़ी इलाके में नीचे उतरते हुए अपने टूटे हुए शरीर को घसीटा था। जिस हालत में वो था, उसमें यह सचमुच इंसानी क्षमता से परे था। जब एंटन आखिरकार अपनी कार तक पहुंचा, तो उसके पास सिर्फ टूटा हुआ शरीर और बोझिल मन ही था। उसने जिप वाली जेब से कार की चाबी निकाली, क्योंकि चाबी हमेशा साथ रखना उसकी आदत थी। वो गाड़ी चलाने ही वाला था कि कुछ ऐसा देखा जिससे वो लगभग झुंझला कर चिल्ला पड़ता। उसका टायर पंचर हो गया था। ज्यादातर कहानियों में यहीं जीवित बचा व्यक्ति टूट जाता है। वे बम्पर पर बैठकर आंखें बंद कर लेते हैं और हाइपोथर्मिया को अपना काम करने देते हैं। लेकिन एंटन ने कार का बूट खोलने में कामयाबी पाई, जैक और स्पेयर टायर ढूंढा और शायद ठंड से पंजों की तरह अकड़े हाथों से उस टायर को बदल दिया। वो ड्राइविंग सीट पर बैठा, चाबी घुमाई और मदद के लिए चला गया। दिमागी चोट से उसकी स्थानिक समझ पूरी तरह बिगड़ गई थी। उसका भ्रमित दिमाग स्वाभाविक रूप से पश्चिम में सियाटल स्थित अपने घर की ओर चला गया, तो मजामा शहर की ओर 15 मील पूर्व में जाने के बजाय, जहां उसे तुरंत मदद मिल सकती थी, वो असल में 40 मील पश्चिम की ओर चला गया। उसे नहीं पता था कि वह गलत दिशा में है और वहां उसे सही दिशा बताने वाला कोई नहीं था। एक समय पर उसका ध्यान भटक गया और कार लगभग एक कंक्रीट के पुल से टकरा गई थी। एंटन ने पलक भी नहीं झपकाई। वो ऐसे शरीर में यात्री था जो धीरे धीरे बंद हो रहा था। उसने स्टीयरिंग ठीक कर गाड़ी चलाई। वो बस यंत्रवत सब कुछ कर रहा था। सुबह 7:30 बजे उसने आखिरकार न्यू हेलम नामक छोटे से शहर में सिएटल सिटी लाइट की एक सुविधा की लाइट्स देखीं। ये वॉशिंगटन की उन गिनी चुनी जगहों में से है जहां पे फोन अभी भी चलता है। उसने गाड़ी पार्क की, एक फोन ढूंढा और 911 डायल किया। कॉल जुड़ते ही उसने ऑपरेटर से अपनी आवाज के लिए माफी मांगी। फिर उसने कहा, मेरी पूरी टीम गिर गई। मेरा चेहरा बुरी तरह पिटा है, मेरे हाथ और मेरी पसलियां। मुझे मुश्किल से सांस आ रही है, लेकिन मैं ठीक महसूस कर रहा हूं। मेरा मतलब है, मुझे इमरजेंसी मदद की जरूरत नहीं है। उस आदमी की खोपड़ी में दरार, पसलियां टूटी थीं और शायद अंदरूनी खून बह रहा था, लेकिन उसका आकलन था कि उसे तुरंत चिकित्सा सहायता की जरूरत नहीं है। यह अविश्वसनीय या यहां तक कि वीरता जैसा लग सकता है, लेकिन यही सबसे स्पष्ट सबूत था कि एंटन अब इस धरती को छोड़ने के कितने करीब था। देखिए, गंभीर सिर की चोट के बाद एक घटना होती है जिसे लूसिड इंटरवल कहा जाता है। ये एक डरावना समय है जब मरीज बाहर से ठीक दिखते हैं, लेकिन अंदरूनी रक्तस्राव धीरे धीरे जानलेवा दबाव बनाता है। एंटन न बहादुरी दिखा रहा था, न ही हीरो बनने की कोशिश। उसका दिमाग सदमे और असामान्य एकाग्रता की अवस्था में था, जो उसे मरने की हकीकत से बचा रहा था। मदद सियाटल सिटी लाइट सुविधा पहुंची, पर फोन पर जो आदमी ठीक ठाक लग रहा था नहीं मिला। उन्हें एक ऐसा आदमी मिला जिसका चेहरा खून और चोटों से भरा हुआ था और उसके कानों से अब भी साफ तरल बह रहा था, जो बेसिलर खोपड़ी फ्रैक्चर का साफ संकेत था। उसे एयरलिफ्ट कर हार्बर व्यू मेडिकल सेंटर ले जाया गया, जहां उसकी चोटों की गंभीरता पता चली। एंटन को एक बड़ा एपिड्यूरल हेमिटोमा हुआ था। उसकी एक धमनी फट गई थी, जो उसके दिमाग और खोपड़ी के बीच की सकरी जगह में खून भर रही थी, और उसके सिर के अंदर दबाव इतना ज्यादा था कि वो शारीरिक रूप से महसूस हो रहा था। वो दबाव उसके दिमाग को अपनी जगह से हटा रहा था। वो निश्चित मृत्यु से बस कुछ ही मिनट दूर था। डॉक्टरों को सचमुच उसे कृत्रिम कोमा में डालना पड़ा ताकि वे इमरजेंसी सर्जरी करने से पहले खून बहना रोक सकें। एंटन कई दिनों तक मौत के मुहाने पर रहा, लेकिन वो बच गया। उसने हार्बर व्यू में 6 दिन बिताए, फिर आगे के इलाज के लिए छुट्टी दे दी गई। वो अकेला जीवित बचा था। जब वो बोलने लायक हुआ, तो उसने फॉरेस्ट सर्विस के जांचकर्ताओं के साथ बैठकर बताया कि असल में क्या हुआ था, और जल्दी ही ये साफ हो गया कि वह जो हुआ वो दरअसल इस बात की कहानी थी कि जब थकावट, भरोसा और समय का दबाव एक साथ बिल्कुल गलत वक्त पर आ जाएं, तो इंसानी दिमाग के अंदर क्या होता है। सबसे पहले वे चारों पर्वतारोही दोस्त थे। जब आप पहाड़ पर किसी के साथ रस्सी से बंधे होते हैं, तो वो भरोसे का प्रतीक होती है कि मैं अपनी जान तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। सालों की दोस्ती और 11 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद वो भरोसा बार बार साबित हो चुका था।
उन्हें जंग लगा पिटौन मिला, किसी ने कुछ नहीं कहा। लापरवाही की वजह से नहीं, बल्कि भरोसे की वजह से। उन्होंने सोचा, उसने देख लिया है, वह जानता है अच्छा एंकर कैसा होता है। अगर गलत होता तो कुछ कहता। एंटन ने जांचकर्ताओं को बताया कि उसने मान लिया था कि टिम या विष्णु, जो ज्यादा अनुभवी थे, ने इसका आकलन किया होगा। गर्म सुरक्षित कमरे में बैठकर कहना आसान है कि अगर एंकर जल्दी दोबारा जांचते तो बच सकते थे, लेकिन ये दीवार की असलियत को नजरअंदाज करता है। वे 11 थकाऊ घंटों से गुरुत्वाकर्षण से लड़ रहे थे। उनके शरीर बुरी तरह पस्त हो चुके थे। बर्फ गिर रही थी और अंधेरा पास आता जा रहा था। उस पल में वो एक जंग लगा। पिटौन बस उनके घर लौटने की आखिरी उम्मीद थी, और जब वह टूट गया तो 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मैं हर महीने पेट्रियन के लिए एक ही वीडियो बनाता हूं। चेतावनियां वहां थीं। आप इसे कहीं और नहीं देख पाएंगे। अगर यही पसंद है तो लिंक विवरण में है। इस हादसे में एक और सवाल है जिसे अधिकारी नहीं समझ पा रहे। एंटन कैसे बच गए? एक इंसान 40 मंजिला इमारत की ऊंचाई से कैसे गिर सकता है? ग्रेनाइट और बर्फ की चीर डालने वाली ढलान से गुजर सकता है, सिर में छेद के साथ जाग सकता है, और फिर ऐसी सहनशक्ति का प्रदर्शन कर सकता है जो एक पेशेवर एथलीट को भी तोड़ दे। फॉरेस्ट सर्विस की रिपोर्ट में इसका कोई जवाब नहीं है। इसमें लिखा है, कोई ठोस संकेत नहीं है कि पर्वतारोही 4 उस गिरावट से कैसे बचा, क्योंकि पर्वतारोही 1, 2 और 4 सभी एक ही ऊंचाई से गिरे थे और पिटौन से एक जैसी तरह से जुड़े हुए थे। फॉरेस्ट सर्विस के लिए वे सिर्फ नंबर थे, पर असल में पत्नियां और माएं अपने पतियों और बेटों के घर लौटने और उनके साथ मदर्स डे मनाने का इंतजार कर रही थीं। रिपोर्ट में मूल रूप से कहा गया कि हर लिहाज से एंटन को बचना नहीं चाहिए था, लेकिन जब आप उस गिरावट की क्रूरता को फिर देखते हैं तो केवल यही वजह है कि कई असंभव रूप से भाग्यशाली कारणों की कड़ी ने किसी तरह उसे जिंदा रखा। पहला कारण उस पहाड़ी खड्ड का आकार था जिसमें वह गिरा। हालांकि ये 400 फुट की गिरावट थी। एंटन पहाड़ से ऐसे नहीं टकराया जैसे कांच की बोतल गिरती है। शुरुआती सर्दियों का कूलवार लगभग 43 डिग्री का है। ढलान के कारण वह गिरते हुए फिसल और लुढ़क रहा था। हर बार जब उसका शरीर बर्फ के ढेर से टकराता या बर्फ की परत पर फिसलता तो पहाड़ उसे धीरे धीरे रोक रहा था और उसकी गति को हजारों छोटे छोटे तरीकों से कम कर रहा था, न कि एक आखिरी जबरदस्त झटके में। और फिर नीचे नरम बर्फ की परत भी थी। याद रखिए, ये मई था। पहाड़ गीली पिघलन में था, न कि जनवरी की वो सख्त बर्फ जो छूने पर हड्डियां तोड़ देती हैं। पहाड़ की सतह पर बर्फ भारी और मुलायम थी। तो जब एंटन आखिरकार 400 फुट की उस गिरावट के नीचे पहुंचे तो वे किसी ईंट की दीवार से नहीं टकराए। वे वसंत की बर्फ के एक विशाल गीले गद्दे से टकराए। उस बर्फ ने उनके वजन के नीचे दबकर संकुचित हो गई और उस गतिज ऊर्जा को सोख लिया जो सूखी चट्टान या जमी हुई बर्फ पर गिरने पर उनके आंतरिक अंगों को नष्ट कर सकती थी। फिर वो उलझा हुआ जाल है। एंटन रस्सियों और उपकरणों के जाल में उलझे हुए जागे। रस्सी ने सबको गिरा दिया, लेकिन शायद वही एंटन के लिए जिंदा रहने का कारण बनी, क्योंकि उसने एक अराजक उच्च घर्षण वाले ड्रैग पैराशूट की तरह काम किया। बाकी 3 पर्वतारोहियों का वजन एंटन के लिए एक यांत्रिक ब्रेक की तरह काम आया, जिससे उसकी गति इतनी धीमी हो गई कि वो गिरने के सबसे बुरे असर को सहन कर सके। लेकिन उस रात उसे बचाने वाला सबसे अविश्वसनीय तत्व ठंड थी। जब एंटन ने रात 10 बजे होश वापस पाया, वो पहले ही हाइपोथर्मिया का शिकार हो चुका था। आमतौर पर यह मौत की सजा होती है, लेकिन एक ऐसे आदमी के लिए जिसकी खोपड़ी फटी हुई थी, वो ठंडी हवा उसके शरीर के तापमान को कम कर रही थी, जिससे उसके मस्तिष्क में तेजी से सूजन आने वाली चयापचय प्रक्रियाएं धीमी हो गईं। मानो उसके सिर पर इतनी देर के लिए बर्फ की पट्टी रखती हो कि वो फोन ढूंढ सके। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह अविश्वसनीय है। इन परिस्थितियों में से हर एक अकेले ही शायद उसकी जान ले लेती। 10 मई 2025 को उन्होंने उसकी जान बचा ली। जब एक रिपोर्टर ने एंटन से पूछा कि वो कैसे बच पाए, तो उन्होंने कहा, सौभाग्य से मैं बच गया। मैंने कुछ असाधारण नहीं किया, बस किस्मत वाला था। किस्मत वाला, इसे ऐसे भी कहा जा सकता है। दोस्तों के समूह पर समय का ऐसा दबाव था कि वे एक घातक गलती देख ही नहीं पाए। लेकिन अगला पर्वतारोही
मानव इतिहास के सबसे सटीक और जुनूनी पर्वतारोहियों में है। वो धरती की सबसे जानलेवा चट्टानी दीवारों में से एक से जिंदा बच निकला। वो 23,000 फीट ऊंचाई पर बर्फ की कुल्हाड़ियों से मारने की कोशिश कर रही भीड़ से भी बच गया। एक सुबह वह 9,000 फीट ऊंचाई पर टेंट से निकल हल्की वार्म अप करने गया। इसके बाद जो हुआ उसका कोई मतलब नहीं बनता।